तो लेट्स बिगिन आवर क्लास। लास्ट हम लोग क्या देखे थे? लास्ट में थोड़ा बहुत थ्योरी हम लोग किए थे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी इसके अंदर ये था, एक तो टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में देखे थे, एक था ये वाला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को बोल चुका एक बार कि ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल क्या होता है। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब फेस वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विच इज कंपनी ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम। ठीक है, मतलब कैपिटल कितना रेस कर सकती है कंपनी, उसको हम लोग बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है? इशूड कैपिटल का मतलब हुआ था कि ऑथराइज्ड कैपिटल में से कितना कैपिटल के लिए कंपनी ने लोगों को इनवाइट किया कि आके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब क्या हुआ कि उस इशूड कैपिटल में से कितना शेयर्स सब्सक्राइब हो चुका है, कितना शेयर्स सब्सक्राइब हो चुका है। सब्सक्राइब्ड के अंदर में दो कैटेगरी था, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, एक सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। तो उसके लिए पहले अपने को इसका डेफिनेशन समझना था कि फुल्ली कॉल्ड और पार्टली कॉल्ड क्या होता है। फुल्ली कॉल्ड का मतलब हुआ कि जितना रुपया का फेस वैल्यू है शेयर का, उतना पूरा हम लोग कॉल कर चुके हैं, मतलब कि लोगों को बोल चुके इतना रुपया आप दे दीजिए, लोगों को बोल चुके कि इतना रुपया आप दे दीजिए, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, तो अगर 10 का फेस वैल्यू है और हम लोगों ने पार्ट पार्ट करके 10 रुपए पूरा का पूरा कॉल कर लिया है, 10 रुपया पूरा का पूरा कॉल कर लिया हम लोगों ने, तो वो हो जाएगा फुल्ली कॉल्ड, वो हो जाएगा फुल्ली कॉल्ड। और जो शेयर फुल्ली रिसीव भी हो चुका है, मतलब 10 रुपया कॉल किया और 10 रुपया पूरा रिसीव भी हो गया, उसको अपने बोलेंगे फुल्ली कॉल्ड एंड फुल्ली रिसीव्ड। उसका मतलब हुआ इट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, इट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, उसके बाद एक डेफिनेशन था सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। इसके अंदर दो कैटेगरी था, अपने को पता है। एक में था कि फुल्ली कॉल ही नहीं हुआ, एक था फुल्ली कॉल ही नहीं हुआ। अगर फुल्ली कॉल्ड नहीं है तो इररिस्पेक्टिव वो कितना पैसा दिया है कितना पैसा नहीं दिया, इस कैटेगरी में जाएगा। वापस बोल रहे, ध्यान से सुनना, अगर फुल्ली कॉल्ड नहीं है तो इररिस्पेक्टिव कि वो कितना पैसा आया उसके अगेंस्ट कितना नहीं आया, इस कैटेगरी में जाएगा। और दूसरा कैटेगरी क्या है इसके अंदर में कि कॉल फुल्ली हो चुका है लेकिन फुल्ली रिसीव नहीं हुआ है, पूरा 10 रुपया कॉल कर चुके लेकिन 10 का 10 रुपया मिला नहीं है। ठीक है, आगे देखो। रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, समझ लो, या बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर थ्योरी पर्पस। मतलब टीचर लोग का एक तरह से फेवरेट क्वेश्चन होता था हम लोग के टाइम में, तो क्या कि कैपिटल रिजर्व या रिजर्व कैपिटल में फर्क क्या है, या फिर व्हाट इज रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या बोलते हैं? अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट जो हम लोग वाइंडिंग अप में मंगवाएंगे। अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट जो हम लोग वाइंडिंग अप में मंगाएंगे, मतलब फेस वैल्यू जो है शेयर में, उसमें जो पार्ट है उसमें, जैसे 10 रुपया का शेयर है, फेस वैल्यू हम लोगों ने 7 रुपीज ही कॉल किया, हम लोगों ने 7 रुपीज ही कॉल किया, तो इसके अंदर में क्या होगा? 7 रुपीज अगर कॉल किया है तो इसका मतलब हुआ कि जो 3 रुपया अभी हम लोग कॉल नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग सोच रहे हैं कि जब वाइंड अप होगा कंपनी का तभी 3 रुपए मंगवाएंगे। इस 3 रुपए को हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। इट इज दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच इज कॉल्ड अप इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब अपने को पता है क्या होता है कि कंपनी क्लोज होने वाली है। वाइंडिंग अप का मतलब क्या हुआ? कंपनी क्लोज होने वाली है। इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, इट इज नॉट मैंडेटरी। जरूरी नहीं है कि हम लोग को रिजर्व कैपिटल बनाना ही पड़े। ठीक है, इट इज नॉट मैंडेटरी टू क्रिएट अ रिजर्व कैपिटल एक्सेप्ट फॉर कंपनीज विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे अपने लिए, ये अपने लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस केस में मैंडेटरी है रिजर्व कैपिटल बनाना। जो कंपनी हो जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है,
जिस कंपनी की अनलिमिटेड लायबिलिटी है उनके लिए मैंडेटरी है रिजर्व कैपिटल क्रिएट करना। ओके अच्छा, एक एसआर चाहिए, इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन, इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी नहीं चाहिए, इनफैक्ट इसमें रेजोल्यूशन का जरूरत ही नहीं है। अगर कैपिटल प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिजर्व बनाया जाएगा। इट कैन बी यूज्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेन मोटिव क्या है इसका, वाइंडिंग अप में यूज करना है इसको। इट इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द कंपनीज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में अलग से दिखाने का जरूरत नहीं है। अब आओ हम लोग न्यू टॉपिक में आ जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिक क्या है कि हम लोग का जो शेयर कैपिटल है ना, उसको हम लोग बैलेंस शीट में कैसे दिखाएं। हम लोग का जो शेयर कैपिटल है उसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएं। आओ देखते हैं। चलो, सबसे पहला बात, बैलेंस शीट अपने को पता है शेड्यूल 3 के अंदर होता है कंपनीज का बैलेंस शीट एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कैसा होता है, वर्टिकल बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट होता है हम लोग का वर्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऊपर में हम लोग क्या होंगी, लाइबिलिटीज, और नीचे में हम लोग का होगा असेट्स। ठीक है, ये हम लोग देखे नहीं है, ये अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है। हम लोग ऐसा पढ़ते थे टी शेप वाला, अपने पार्टनरशिप के अंदर भी टी शेप वाला पढ़े हैं कि यहाँ पे हम लोग का लाइबिलिटीज होता है, यहाँ पे हम लोग का असेट्स होता है, राइट। ये हम लोग पार्टनरशिप में भी पढ़े और लास्ट ईयर जो अपने फाइनल अकाउंट्स बना रहे थे उसमें भी पढ़े हैं। तो जो लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट्स बना रहे थे ना, वो सोल प्रोपराइटर का था। किसके था, सोल प्रोपराइटर का था। लेकिन कंपनीज के केस में ऐसा बना सकते हैं क्या, नहीं, कंपनीज के केस में आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। देखो कंपनीज के केस में कैसा होता है, हम लोग ऊपर में लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, एक मेन हेडिंग होता है, इसके अंदर में 4 सब हेडिंग्स होती है। इसके अंदर में 4 3 ही होती है, शायद 3 ही हेडिंग्स होती है इसके अंदर में। ठीक है, तो सबसे पहला वाला जो हेडिंग है ना, शेयर होल्डर्स फंड, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। शेयर होल्डर्स फंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले यही होता है शेयर होल्डर्स फंड। उसके बाद यहाँ पे जो होता है ना, वो अपने सिलेबस में नहीं है, एप्लीकेशन मनी ड्यू अलॉटमेंट। ठीक है, और एक होता है यहाँ पे नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और एक होता है यहाँ पे करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये वाला अपने कहीं पे पूछा नहीं जाता है, इसलिए बोला 3 होता है, एक्चुअल में 4 होता है। ठीक है, आगे देखो, अपने एक चैप्टर भी अलग से जिसके अंदर में शेड्यूल 3 का पूरा इक्विटीज एंड लायबिलिटीज मतलब बैलेंस शीट और पीएल है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अभी अपने खाली इधर तक ही डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में, बाकी बाद में देखेंगे। और इस चैप्टर में क्या देखो, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इसके अंदर क्या आएगा अपना शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स का कितना पैसा कंपनी के अंदर है, शेयर होल्डर्स का कितना पैसा कंपनी के अंदर है। एक है ये शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल इज फेस वैल्यू ओनली। शेयर कैपिटल इज फेस वैल्यू ओनली। ठीक है, इसके अंदर फेस वैल्यू दिखाया जाएगा। कौन सा फेस वैल्यू, जितना पैसा हम लोग को रिसीव हो चुका है फेस वैल्यू के अगेंस्ट, वो अमाउंट अपने को यहाँ दिखाना है। जितना पैसा अपने को फेस वैल्यू के अगेंस्ट रिसीव हो चुका है वो अपने को यहाँ दिखाना है। तो यहाँ क्या दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। कोई भी तरह का रिजर्व हो गया, अपने इस चैप्टर में एक रिजर्व आने वाला सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, एक आने वाला सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये क्या होता है, ये वही होता है कि फेस वैल्यू तो है हम लोग का से 10 रुपया, लेकिन इशू प्राइस मतलब वो शेयर कितना रुपया में दिए हम लोग, सपोज 15 रुपीज में दिए, तो 5 रुपीज एक्स्ट्रा क्या चीज का ले रहा है, 5 रुपीज एक्स्ट्रा प्रीमियम ले रहा है, जिसको हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, एक तो वो इसके अंदर आएगा, और एक इस चैप्टर के अंदर में अपने को कैपिटल रिजर्व भी दिखने मिलेगा। ठीक है, कैपिटल रिजर्व भी देखने मिलेगा, बता देंगे कहाँ पे आने वाला कैपिटल रिजर्व, वो इसके अंदर जाएगा। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, इसका कोई काम नहीं है।
मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको थोड़ा सा इलेबोरेट अगर हम लोग करें, प्लीज ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए, ठीक है। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। शेयर कैपिटल है, ऑथराइज्ड कैपिटल। शेयर कैपिटल है, ऑथराइज्ड कैपिटल। सबसे पहले अपने जो डिस्कशन कर चुके अलग अलग टाइप का कैपिटल होता है, वही आ रहा है यहाँ पे देखो। एक है ऑथराइज्ड कैपिटल, फिर है इशूड कैपिटल, फिर है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसको कैसे दिखाना है, पहले अपने को ये अमाउंट यहाँ पे दिखाना अलग से, ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है। उसके बाद अपने को दिखाना है उसमें से इशूड कैपिटल कितना है, कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितना रुपया का फेस वैल्यू है ईच का। अगर प्रेफरेंस है तो उसको अलग से आप दिखाइए, प्रेफरेंस होने से उसको अलग से दिखाइए। इशूड कैपिटल में देखो सेम चीज, कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, कितना रुपया का पर शेयर है फेस वैल्यू, ठीक है। ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट इधर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम कैपिटल कितना रेज कर सकते हैं, ये कितना हम लोग इनवाइट कर चुके, कौन सा अमाउंट जाएगा, ये वाला अमाउंट जाएगा। कौन सा अमाउंट जाएगा, ये वाला अमाउंट जाएगा। ये अमाउंट क्या है, ये देखो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, इसका मतलब हुआ फुल्ली कॉल्ड प्लस फुल्ली रिसीव्ड। जितना का शेयर है फेस वैल्यू, उतना कॉल भी किया और उतना रुपया रिसीव भी कर लिया, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। दूसरा टॉपिक क्या है देखो, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसके अंदर दो कैटेगरी था अपने को पता है, इसके अंदर दो कैटेगरी था अपने को पता है। एक तो कितना कॉल किया वो भी देखना अपने को। देखो यहाँ पे लिखा है डैश नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज इतना इच, टोटल फेस वैल्यू कितना है, और उसमें से फेस वैल्यू में से हम लोगों ने कॉल कितना रुपया कर चुका है। अगर सपोज 10 रुपया का शेयर है और हम लोगों ने 7 ही रुपया मंगवाया अभी तक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 और यहाँ पे लिखेंगे 7, वो वैल्यू यहाँ आ जाएगा। लेस कॉल्स इन अरियर, अब ये है ना दोनों केस में आ सकता है, फुल्ली कॉल्ड में भी और पार्टली कॉल्ड में भी। कॉल्स इन अरियर फुल्ली में भी आ सकता है और पार्टली में भी। अच्छा, कॉल्स इन अरियर है क्या ये समझते हैं। कॉल्स इन एरियर है क्या ये समझते हैं। कॉल्स इन एरियर क्या होता है, हम लोगों ने पैसा मंगाया लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स पैसा देने में फेल हो गए, कुछ शेयर होल्डर्स पैसा नहीं दे पाए, ठीक है। तो उनका जो अमाउंट ड्यू रह जाता है ना, उसको अपने इसके अंदर डाल देते हैं, कॉल्स इन अरियर में। किस में डाल देते हैं, कॉल्स इन अरियर में। अच्छा, ये कंपनी के लिए असेट है, क्यों, क्योंकि ये पैसा मिलने वाला है हम लोग को, ये पैसा हम लोग को मिलने वाला है। लेकिन असेट साइड में कहीं नहीं दिखाएंगे इसको, हम लोग दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड में। उसको कैसे दिखाएंगे हम लोग, जितना का वैल्यू है उसमें से कितना रुपया नहीं मिला। एक एग्जांपल दे देते तुम लोग को, तो तुम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सपोज 1 लाख इक्विटी शेयर्स था हम लोग के पास, ठीक है। उसमें से हम लोगों ने 70,000 शेयर्स फुल्ली कॉल्ड किया। अच्छा, इसका फेस वैल्यू 10 रुपया है। रिमेनिंग 30,000 इक्विटी शेयर्स पे हम लोगों ने ₹8 ही कॉल किया अभी तक, ₹8 ही कॉल किया अभी तक। अच्छा, इसके अंदर भी क्या हुआ ना, इसके अंदर भी क्या हुआ कि 60,000 शेयर होल्डर लोग पूरा 10 रुपया दे दिए और 10,000 शेयर होल्डर लोग, सपोज 10,000 शेयर होल्डर लोग 1 रुपया करके नहीं दे पाए, मतलब उन्होंने 9 रुपीज दे दिया, ठीक है। 9 रुपीज ही दिया, 1 रुपया नहीं दे पाए, मतलब उनसे मांगा तो गया था लेकिन दे नहीं पाए। तो वापस बोले, ध्यान से सुनना, 1 लाख इक्विटी शेयर्स हम लोग के पास टोटल इशूड कैपिटल के अंदर था। उसके अंदर क्या हुआ, हम लोगों ने 70,000 को फुल्ली कॉल्ड किया था, 10 रुपया का 10 रुपया मंगवा लिया था शेयर होल्डर लोगों से। लेकिन उसमें से 10,000 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने 9 रुपया ही दिया, 1 रुपया नहीं दे पाए, मतलब लास्ट कॉल होगा मे बी 1 रुपया का, वो लोग दे नहीं पाया वो। अच्छा, उसके बाद 30,000 इक्विटी शेयर्स पे हम लोगों ने
8 रुपया ही कॉल किया, 1 रुपया कॉल नहीं किया। तो इसको फिल कैसे करेंगे ये देखो यहाँ पे, इसको फिल कैसे करेंगे ये देखो यहाँ पे। देखो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में लिखेंगे हम लोग, सब्सक्राइब्ड भी होना चाहिए और फुल्ली पेड अप भी होना चाहिए, तो वो तो 60,000 शेयर पे ही है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और यहाँ पे हो जाएगा 60,000 प्लस इंटू 10, 6 lakhs। ठीक है, देखो 60,000 शेयर होल्डर लोग पूरा पैसा दे दिया। बाकी क्या हुआ, बाकी हम लोग के पास है 40,000 शेयर होल्डर्स ना। अच्छा, इसका दो कैटेगरी होगा अपने पास, एक तो ऐसा बन जाएगा, देखो इसके अंदर यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक हो जाएगा हम लोग का 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कॉमा ₹8 कॉल्ड, ₹8 कॉल्ड, ये हो गया अपना 80,000 रुपए। ठीक है ना, 10 नहीं सॉरी 30,000 शेयर है ना, एक मिनट, 30,000 है, 10,000 नहीं है, 30,000 है, तो ये 240 हो जाएगा अपना, ये अपना 2,40,000 हो जाएगा। ठीक है, एक कैटेगरी ये हो गया। दूसरा कैटेगरी हम लोग कैसा लिखेंगे, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अच्छा, इसमें ₹10 कॉल लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया अगर कॉल्ड नहीं लिखा है तो 10 का 10 रुपए कॉल हो चुका है, 1 लाख। इसमें से हम लोग लेस करके दिखाएंगे क्या, देखो इसमें से हम लोग लेस करके दिखाएंगे, कॉल्स इन एरियर, 10,000 लोग हम लोगों को 1 रुपया करके नहीं दिए, 9 रुपया करके दिए थे, तो उसमें से 10,000 माइनस हो जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा 90,000। और ऊपर वाला कितना था, 240, ऊपर वाला कितना था, 2,40,000, तो इसका टोटल कितना हो गया देखो, 3,30,000 रुपीज, 3,30,000 रुपीज। तो ये हम लोग का चला जाएगा यहाँ पे सब्सक्राइब डोला। आई होप सबको क्लियर होगा ये पार्ट। किसी को कोई डाउट है क्या इसके अंदर, डाउट है तो पूछ लो, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। वैसा ही प्रेफरेंस शेयर्स में भी होगा। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन लिखा है, जैसे कॉल्स इन अरियर होता है ना, वैसे कॉल्स इन एडवांस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम लोगों ने मांगा था 4 रुपया करके, लेकिन शेयर होल्डर्स ने 5 रुपया दे दिया, 1 रुपया एक्स्ट्रा। किसी के पास एक्स्ट्रा होगा, बोला एक बार में लेके नक्की करो ना, तो वो हम लोग के लिए लाइबिलिटी है। क्यों, क्योंकि अभी तक ड्यू नहीं हुआ, लेकिन वो अमाउंट हम लोग को मिल गया है। उसको हम लोग करंट लाइबिलिटी में, अदर लाइबिलिटीज में दिखाता है। ये तुम लोग का की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 99% चांस है एग्जाम में आएगा, स्पेशली क्योंकि तुम लोग का एमसीक्यू है। 99% चांस है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, तो एकदम अच्छे से देख लो, याद कर लो कि कॉल्स इन एरियर तो अपना इस साइड में आता है शेयर कैपिटल के अंदर, लेकिन जो कॉल्स इन एडवांस है ना, कॉल्स इन एडवांस हम लोग को करंट लायबिलिटीज के अंदर में, अदर करंट लायबिलिटीज बोल के एक हेड होता है, उसमें डालना पड़ता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो 99% चांस है आएगा ही आएगा एग्जाम में, इसको याद कर लो। अच्छा, एक यहाँ पे ऐड और किया देखो, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ये क्या होता है, सुनो मेरा बात, ये क्या होता है मेरा बात सुनो। फोरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है सुनो। सपोज 10 रुपया हम लोगों ने कॉल किया, किसी ने 8 रुपया ही दिया, अभी तक 2 रुपया नहीं दे पाया,
कंपनी वापस से नोटिस इशू की, भाई पैसे दे दो, लेकिन वो नहीं दे पाया। कंपनी वापस से नोटिस इशू की, भाई पैसे दे दो, लेकिन वो नहीं दे पाया। अब क्या है, कंपनी के पास राइट है कि इसका जो 8 रुपया दिया हुआ है ना इस शेयर के ऊपर, वो फोरफीट कर ले और इसको शेयर होल्डर से हटा दे और ये शेयर किसी और को इशू कर दे। वापस बोल रहे, ध्यान से सुनना। कंपनी ने किसी को शेयर अलॉट कर दिया, कंपनी ने किसी को शेयर अलॉट कर दिया, शेयर उसके नाम कर दिया, लेकिन वो पूरा पैसा नहीं दे पा रहा है। ठीक है, पूरा पैसा नहीं दे पा रहा है, तो कंपनी के पास राइट है कि जितना पैसा वो दिया उस पूरे पैसे को फोरफीट कर लिया जाए, मतलब वो पैसा उसको रिफंड नहीं होगा, और इनफैक्ट वो शेयर भी उसको नहीं मिलेगा, उस शेयर से उसका नाम हटा दो। शेयर रजिस्टर मेंटेन करती है कंपनी, उसके अंदर एक एक शेयर होल्डर का डिटेल होता है। कंपनी के पास पूरा राइट है कि उस लिस्ट से उस शेयर होल्डर का नाम मिटा दिया जाए, उस लिस्ट से उस शेयर होल्डर का नाम मिटा दिया जाए। और क्या करेगी कंपनी, वो शेयर किसी और को इशू करेगी, और वो आदमी जो पैसा दे चुका है ना उसको कंपनी फोरफीट कर लेगी, वो पैसा रिफंड नहीं करेगी। तो जो पैसा फोरफीट की ना कंपनी, वही अपना यहाँ पे दिखेगा फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट में। अलग से एक टॉपिक है इस चैप्टर में, फोरफीचर ऑफ शेयर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनफैक्ट। ठीक है, चलो आगे देखो। इशू ऑफ शेयर्स, फोरफीट का मतलब होता है किसी का पैसा हड़प लेना। थोड़ा सा लैंग्वेज गंदा है, ठीक है, एक्सक्यूज मी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन इसका मतलब ही होता है किसी का पैसा हड़प लेना। सुनो क्या हुआ, फोरफीट का मतलब क्या होता है बता रहे हैं। सपोज कोई भी आदमी है XYZ बोल के, उसने कंपनी के, जब कंपनी ने IPO इशू किया था ना, तो उसमें अप्लाई किया था एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। सपोज उसने 8 रुपया दे दिया, 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपया दे दिया। अब क्या हुआ, कंपनी ने लास्ट का 2 रुपया कॉल किया, कंपनी ने लास्ट का 2 रुपया कॉल किया, 2 रुपया कॉल किया, तो इसके पास चिट्ठी गया होगा, लेटर गया होगा। कंपनी ने 2 रुपया कॉल किया होगा तो इसके पास चिट्ठी या लेटर गया होगा, लेकिन ये दे नहीं पाया 2 रुपया, कंपनी को नहीं दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, कंपनी एक दो बार रिमाइंड कर चुकी, नहीं दे पा रहा है। ठीक है, सपोज इसने अप्लाई किया था 500 शेयर्स के लिए, तो देखो 500 शेयर्स पे 500 × 8, 4000 रुपीज ये दे चुका है, लेकिन उस 500 शेयर्स पे ये 2 रुपया करके 1000 रुपया नहीं दे पा रहा है। ठीक है, इज नॉट एबल टू पे। देन व्हाट विल कंपनी डू, कंपनी विल इशू अदर नोटिसेस टू हिम कि भैया आपका पैसा ड्यू, आप दे दीजिए। उसके बाद भी नहीं दिया तो कंपनी के पास राइट है, राइट क्या है ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इस शेयर्स का पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो ये शेयर्स से इसको हटा दिया जाएगा। मतलब इसके नाम पे अलॉटेड है ना ये शेयर्स, रजिस्टर में इसका नाम काट दिया जाएगा वहां पे, कि अब ये जो 500 शेयर्स है इसको अलॉटेड नहीं है, ये बन गई कंपनी की प्रॉपर्टी, ये बन गई कंपनी की प्रॉपर्टी। ठीक है, कंपनी क्या करेगी, इसको किसी और को सेल करेगी, ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना। सुनो, जब फर्स्ट टाइम कंपनी शेयर्स अलॉट करती है ना, तब कंपनी शेयर्स इशू करती है। जब फर्स्ट टाइम कंपनी अलॉट करती है तो कंपनी शेयर इशू करती है। ठीक है, लेकिन कोई अगर ऐसा सिनेरियो हो जाए ना कि कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पा रहा है रिमेनिंग कॉल का, तो कंपनी क्या करेगी, उस शेयर्स से उसका अधिकार हटा देगी। मतलब अब वो आदमी उस शेयर पे क्लेम नहीं कर सकता, वो शेयर उसके नहीं है, वो कंपनी शेयर किसी और को सेल कर देगी, वो कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाती है शेयर्स। फोरफीटेड शेयर्स, उसको हम लोग बोलते हैं फोरफीटेड शेयर्स। क्या बोलते हैं, फोरफीटेड शेयर्स, मतलब उसके शेयर्स को कंपनी ने जब्त कर लिया। एकदम एग्जैक्ट हिंदी वर्ड फॉर फोरफीचर इज जब्त करना। ठीक है,
जब्त कर लिया उसका शेयर, अब वो शेयर उसका नहीं है, अब वो शेयर कंपनी का हो गया, कंपनी ये शेयर किसी और को सेल करेगी। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट टाइम जब शेयर इशू होता है, शेयर दिया जाता है, अलॉटेड होता है, वो ओरिजिनली जो होता है उसको हम लोग इशू ऑफ शेयर बोलते हैं। और जो फोरफिटेड शेयर होता है ना, उसको हम लोग सेल ऑफ शेयर बोलते हैं। फोरफिटेड शेयर्स आर सोल्ड टू सम अदर पर्सन। ओके, कंपनी किसी और को ये शेयर सेल कर देगी। अच्छा, जो एक्स था ना, वो इतना रुपया दे चुका था उस शेयर्स के बदले, ये पैसा उसको रिफंड नहीं होगा। ये पैसा भी कंपनी रख लेगी, ये शेयर भी कंपनी रख लेगी, इनफैक्ट ये शेयर किसी और को देके उससे पैसा ले लेगी। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं उसका पैसा भी जब्त हो गया, उसका शेयर्स भी जब्त हो गया, फॉरफीट हो गया। इंग्लिश वर्ड फॉर जब्त इज फॉरफीट। ठीक है, तो ये पैसा अब कंपनी का हो गया, इस पैसे पे अधिकार कंपनी का है। तो ये जो फोरफिटेड अमाउंट है ना, वही अपने को यहाँ पे ऐड करना है। ये जो फोरफिटेड अमाउंट है ना, यही अपने को ऐड करना है। आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या फोर से क्यों ऐड करेंगे, फिर से क्यों ऐड करेंगे? फिर से ऐड नहीं कर रहे। ये देखो, ये जो अमाउंट ना फोरफिटेड, अब वो शेयर्स तो आउटस्टैंडिंग हो गया वापस से। अब वो शेयर्स आउटस्टैंडिंग हो गया, इसलिए हम लोग उसका जो अमाउंट है वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि शेयर्स के अगेंस्ट हम लोग को इतना रुपया आ चुका है। लेकिन जब वो शेयर री इशू हो जाता है ना, किसी को और को वो शेयर दे दिया जाता है ना, तब इस अकाउंट को हम लोग क्लोज कर देते हैं। इस अकाउंट को हम लोग तब क्लोज कर देते हैं जब वो शेयर किसी और को दिया जाता है। इसमें अगर कुछ बैलेंस बचता है, वो बैलेंस हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, बताया था ना कैपिटल रिजर्व भी आएगा इसके अंदर, तो यहाँ पे वो आता है कैपिटल रिजर्व। इस अमाउंट को हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अब क्लियर? जो नहीं है सो चलो आगे देखो, इशू ऑफ शेयर्स। अब हम लोग देखते हैं कहानी क्या है इसके अंदर में और उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होती है। When shares are issued for cash, कैश में हम लोग शेयर को इशू कर रहे हैं। When issue price of shares payable in lump sum, मतलब क्या हुआ कि 10 रुपया का शेयर है तो 10 रुपया एक का एक बार में मंगा लो उनसे। है ना, जैसे रियल लाइफ में होता है, तुम लोग को पता है रियल लाइफ में कैसे होता है, अलग अलग पार्ट करके पैसा नहीं मंगवाते, क्या करते हैं, एक बार में पूरा पैसा मंगवा लेते हैं। तो रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। तो इस सिनेरियो में क्या एंट्री होगा, देखो, हम लोग को सबसे पहले 10 रुपया करके मिलेगा। हम लोग को सबसे पहले 10 रुपया करके मिलेगा। तो ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, तो बैंक में पैसा आएगा। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। हम लोग यहाँ पे करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखो, अब क्या होगा, अब ये शेयर्स उनको अलॉट होगा। अब ये शेयर्स अलॉट होगा तो अलॉटमेंट का एंट्री देखो।
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। मतलब क्या हो रहा है, मतलब हो रहा है कि ये अकाउंट को जिसको हम लोग क्रेडिट किए थे उसको डेबिट करके खत्म कर रहे हैं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, एग्जाम में ऐसा शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है, वैसे भी तुम लोग का तो एमसीक्यू है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये चीज देख लो तुम लोग। ठीक है, तो इवेंचुअली एंट्री क्या हुआ देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इवेंचुअली एंट्री अपना ये हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आगे देखो। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है अगर हम लोग पार्ट पार्ट में पैसा ले तो एंट्रीज कैसी होंगी, ये देखो। व्हेन इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स, when total issue price is not payable along with the application, then shares are said to be paid in installments. The first installment is payable along with application and is termed as application money. जो सबसे पहले पैसा मिलता है ना, वो अप्लाई करते टाइम मिलता है। लोग अप्लाई करते कि भैया मेरे को शेयर इशू कर दो। एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड अलॉटमेंट एंड इज टर्म्ड एज अलॉटमेंट मनी। जो दूसरा इंस्टॉलमेंट होता है उसको अपने अलॉटमेंट मनी बोलते हैं। और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अमाउंट ड्यू व्हेन कॉल्ड फॉर पेमेंट इज टर्म्ड एज कॉल मनी। उसको हम लोग कॉल मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल मनी। द कॉल मनी में बी कलेक्टेड इन वन और मोर इंस्टॉलमेंट्स। वो हो सकता है एक कॉल हो, दो कॉल हो, या ज्यादा कॉल हो। जर्नल एंट्रीज देख लो इसका, जर्नल एंट्रीज देख लो इसका। ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी, जब एप्लीकेशन मनी का पैसा मिलेगा उस टाइम क्या एंट्री होगा? इस बार होगा बैंक अकाउंट डेबिट। तुम लोग भी लिख रहे हैं ना साथ साथ में। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद देखो, अन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। शेयर्स को जब अलॉट करेंगे, मतलब ये शेयर्स अब अलॉट कर दिया जाएगा। पहले क्या होगा? अब क्या होगा? अब ये शेयर जो एप्लीकेशन किया होगा वो अलॉट होगा लोगों को। ठीक है, तो अलॉटमेंट का एंट्री क्या होगा देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट का एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखो, अलॉटमेंट का मनी ड्यू हो गया, मतलब जो सेकंड इंस्टॉलमेंट था वो ड्यू हो गया। तो अब पहले ड्यू का एंट्री होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले रिसीव का एंट्री हो रहा था, फिर ट्रांसफर हो रहा था। अब क्या होगा, अब पहले ट्रांसफर होगा फिर पैसा मिलेगा। कैसे? देखो, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यू का एंट्री। ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम लोग लेटर इशू करेंगे अब शेयर होल्डर्स लोग को कि भैया आपका पैसा ड्यू है, आप पैसा दीजिए। अब क्या होगा? अब इसके अगेंस्ट पैसा मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब जैसे ये अलॉटमेंट का मनी ड्यू हुआ था, वैसे ही कॉल का मनी ड्यू होगा। देखो, इक्विटी शेयर, एक सेकेंड रुको, इक्विटी शेयर्स
डैश कॉल लिख रहे, क्यों अभी बता रहे हैं? क्योंकि ये कॉल का कोई भी नाम हो सकता है जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। हो सकता है फर्स्ट कॉल हो सकता है सेकंड कॉल हो सकता है फाइनल कॉल हो सकता है थर्ड कॉल हो, ठीक है। तो वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट कॉल है तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल है तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, ऑन रिसीट ऑफ कॉल मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर डैश कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर डैश कॉल अकाउंट। अब इवेंचुअली एंट्री क्या हो रहा है? इवेंचुअली एंट्री यही हो रहा है, देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे इवेंचुअली ये हो रहा है, ये देखो, यहाँ पे एप्लीकेशन को क्रेडिट किए, यहाँ पे डेबिट किए, यहाँ पे अलॉटमेंट को डेबिट किए, इसको क्रेडिट किए, यहाँ पे कॉल को डेबिट किए और फिर कॉल को क्रेडिट किए। देख लो, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, the above entries pertain to shares issued at par। इसका मतलब क्या हुआ? इश्यू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू, जितना रुपया का वैल्यू है शेयर्स का उसी अमाउंट में शेयर्स को इशू कर दिया गया। इशू प्राइस क्या है? इशू प्राइस का मतलब होता है कि शेयर होल्डर लोगों को हम लोग वो कितना रुपया में शेयर्स दे रहे हैं। इशू प्राइस का मतलब क्या हुआ कि शेयर होल्डर्स को वो शेयर्स कितना रुपया में दे रहे हैं, इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। मतलब जितना रुपया का फेस वैल्यू है उसका नॉमिनल वैल्यू है। नॉमिनल वैल्यू एंड फेस वैल्यू आर द सेम थिंग, ओके। तो जितना रुपया का फेस वैल्यू है उतना में अगर शेयर को इशू कर देते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं शेयर्स आर इशूड एट पार। क्या बोलेंगे? शेयर्स आर इशूड एट पार, PAR, मतलब जितना का फेस वैल्यू है उतना में ही दे रहे हैं। इसका मतलब कोई प्रीमियम चार्ज नहीं कर रहे, ठीक है। हाउएवर, शेयर्स कैन बी इशूड एट अ प्रीमियम, दैट इज इशू प्राइस इज मोर देन फेस या नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। 10 रुपए का शेयर 100 रुपया में दे रहे हैं। जनरली क्वेश्चन में ऐसा नहीं मिलेगा, क्वेश्चन में तो 10 रुपए का शेयर 12-13 रुपए में देते हैं, ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। The excess amount received over nominal amount or nominal value of shares is transferred to securities premium reserve account और securities premium account। इसको हम लोग क्या करते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो ये क्रेडिट कब होगा ये भी सुनो। ये क्रेडिट कब होगा सुनो। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी कलेक्टेड along with any of the installments as per the terms of the issue, ठीक है। It is credited along with the entry where share capital is credited in that respective installment। ये देखो, ये मेरा लाइन है, ये बच्चा लोग को समझाने के लिए कि बच्चा लोग गलती कर देता है। वरना किसी भी इंस्टॉलमेंट में, सुनो वापस से, किसी भी इंस्टॉलमेंट में अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है, वापस बोल रहे ध्यान से सुनना, किसी भी इंस्टॉलमेंट में सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो उस इंस्टॉलमेंट के रिस्पेक्टिव में जो एंट्री में हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे ना, उसी टाइम सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी क्रेडिट करना है। जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो एप्लीकेशन में क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू
सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पे क्या होगा देखो, अलॉटमेंट में क्या एंट्री होगा, इक्विटी शेयर्स allotment account debit to equity shares capital account to securities प्रीमियम अकाउंट। और कॉल के केस में इधर में होगा इक्विटी शेयर डैश कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब क्या लिखा है देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम बीइंग अ कैपिटल रिसीट इज शोन इन द इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड एंड सब हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस इन द नोट्स ऑफ अकाउंट्स। ये तुम लोगों को बता चुके हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अज्यूम्ड टू बी ड्यू एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट अनलेस इंस्ट्रक्टेड अदरवाइज इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कि कौन सा इंस्टॉलमेंट के साथ हम लोग को सिक्योरिटीज प्रीमियम मिलने वाला है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि अलॉटमेंट के संग ही मिलेगा। ठीक है, एक काम करो, एक बार ये सब देखो तुम लोग, वापस से गो थ्रू करो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ, बैंक के साथ प्रीमियम का अमाउंट नहीं आएगा, ठीक है, खाली इक्विटी शेयर्स के साथ आएगा। जब भी इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा ना, उसी एंट्री में अपने को सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्रेडिट करना है, जिस भी इंस्टॉलमेंट के साथ हो। बैंक वाले एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग क्रेडिट नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ो। सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग क्या चीज के लिए यूज कर सकते हैं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को इशू यूज क्या चीज के लिए कर सकते हैं हम लोग। सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग का कैपिटल रिसीट है, ठीक है, इट इज आवर कैपिटल रिसीट। तो कैपिटल रिसीट मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग डिविडेंड के लिए यूज नहीं कर सकते, ये हम लोग का फ्री रिजर्व नहीं है। ये चीज याद रखना, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से हम लोग डिविडेंड नहीं दे सकते। डिविडेंड कैन बी पेड ओनली फ्रॉम फ्री रिजर्व्स, जो कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं है। तो क्या चीज के लिए यूज हो सकता है देखो, फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स अगर इशू करे, बोनस शेयर्स क्या होता है, कोई बता सकता है? बोनस शेयर्स में क्या होता है हम बता दे रहे, चलो। बोनस शेयर का मतलब क्या होता है कि, हाँ बोलो। डिविडेंड की जगह कंपनी एक्स्ट्रा शेयर्स देती है।
नहीं नहीं, वैसा नहीं होता, डिविडेंड की जगह नहीं होता है। बोनस में क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर्स लोग को ना और शेयर्स दे देती है, लेकिन उस शेयर्स का कोई पैसा नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, सुनो, वापस से बोलने वाले सुनो, कि सपोज कंपनी के पास 5 लाख सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, मतलब 5 लाख शेयर्स, ओके। इसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स। शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितना मार्केट में कंपनी का, 5 लाख, मतलब 5 लाख शेयर्स दे रखा है। अब कभी कभी क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, इनको बोनस में शेयर्स इशू करती है। सपोज उसका एक रेशियो होता है कि सपोज 2:1 रेशियो है। सपोज 2:1 रेशियो, इसका मतलब क्या हुआ, हर शेयर होल्डर जिसके पास 2 शेयर है उसको 1 शेयर और इशू किया जाएगा। हर शेयर होल्डर जिसके पास 2 शेयर है उसको 1 शेयर और इशू किया जाएगा। अगर यहां से हम लोग देखें तो 2,50,000 शेयर्स कंपनी और इशू करेगी वही शेयर होल्डर्स को। अब कंपनी का शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितना हो गया मार्केट में, 7,50,000। 7,50,000, लेकिन इसके लिए कंपनी के पास कुछ पैसा नहीं आता है। इसके लिए कंपनी के पास कुछ पैसा नहीं आता। तो पैसा नहीं आता तो शेयर इशू कैसे करती है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे करती है, इसी टाइम कंपनी अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को डेबिट कर देती है। ठीक है। वैसे हम लोग जनरल रिजर्व से भी बोनस इशू कर सकते हैं। ठीक है। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो जनरल रिजर्व हो गया, या पीएल का कोई बैलेंस पड़ा अपने पास, क्रेडिट बैलेंस, तो उससे भी कर सकते हैं। तो बोनस शेयर्स का मतलब क्या हो कि कंपनी फ्री में और शेयर्स दे देती है। फ्री में और शेयर्स दे देती है। पर इसका मतलब तुम लोग ये मत समझना कि जो शेयर होल्डर है ना उसका नेट वर्थ बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है कभी। शेयर होल्डर्स का नेट वर्थ कभी नहीं बढ़ता। क्योंकि सपोज मेरे पास अगर पांच पांच तो नहीं, 4 शेयर्स था, अब मेरे पास 6 शेयर्स हो गया। मेरे पास अगर 5 शेयर्स था, सॉरी 4 शेयर्स था, तो अब कंपनी ने 2 शेयर्स एक्स्ट्रा दिए मुझे, तो मेरे पास 6 शेयर्स हो गए। मेरे पास 6 शेयर्स हो गए। लेकिन क्या मेरा नेटवर्थ बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। उसका रीजन हम बता दे रहे हैं कि सपोज सपोज इस शेयर का दाम पहले मार्केट में 1,000 रुपया था। इस शेयर्स का दाम मार्केट में पहले 1,000 रुपया था। अब क्या होगा पता है, अब इस शेयर्स का दाम रिड्यूस होके 667 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो तुम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो भी 4,000 होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो भी 4,000 होगा। तो याद रखना, बोनस शेयर्स में कुछ नहीं होता है। बोनस शेयर में खाली कंपनी क्या करती है, अपने आउटस्टैंडिंग कैपिटल को इंक्रीज कर लेती है। अपने आउटस्टैंडिंग कैपिटल को इंक्रीज कर लेती है। अब इसका बहुत सारा रीजन होता है, वो रीजन अपने को जानने का जरूरत अभी नहीं है। ठीक है। अच्छा, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अगर अपने बुक्स में है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है तुम लोग को पता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है कि कंपनी स्टार्ट करने के पहले जो खर्चा हुआ कंपनी के ऊपर, उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के पहले जो कंपनी के ऊपर खर्चा लगा, क्या क्या खर्चा लगा होगा, कुछ लीगल एक्सपेंसेस लगा होगा, लॉयर लोग का फीस लगा होगा, प्रमोटर हो सकता है कुछ खर्चा किया होगा खुद से। तो वो सब जो खर्चा होता है ना वो सब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में जाता है। ठीक है। उसको हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं। कैसे राइट ऑफ करते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम से। ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम नेसेसरी नहीं है, वापस बोल रहे हैं, किसी और भी चीज से राइट ऑफ कर देते हैं, लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर है तो पहले उसको यूज करो, बाकी चीज को बाद में यूज करो। सपोज सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है बुक में, क्वेश्चन में बोल रहे हो, या फिर अकाउंट्स में नहीं है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अपने बुक्स में नहीं है, कंपनी के बुक में, तो उस टाइम कंपनी क्या करती है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को ना अपने इनकम से राइट ऑफ कर देती नॉर्मली। आगे देखो, फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। क्या बोल रहा है कि हो सकता है कमीशन पेमेंट किया हो सकता है कमीशन पेमेंट किया होगा, हो सकता है डिस्काउंट अलाउ किया होगा,
तो उन सबको राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज होता है, उन सबको राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज होता है। कमीशन क्यों होता है तुम लोग को पता है? इसको हम लोग बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। छोटा सा इसका भी फंडा समझ लो क्या है। सपोज कंपनी आई 1 लाख शेयर्स के साथ, पब्लिक को इनवाइट किया कि हमारा 1 लाख शेयर्स आप लोग सब्सक्राइब कर लो। कंपनी को डर है कि 90,000 शेयर्स सब्सक्राइब नहीं हो पाएंगे। तो 90,000 अगर सब्सक्राइब नहीं हो पाएंगे, उस सिनेरियो में क्या होगा तुम लोग को पता है? सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा और कंपनी आईपीओ फेल कर जाएगी। मतलब कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती। तुम लोग को पता है ना कि 90% मिनिमम होता है सब्सक्रिप्शन सेबी के हिसाब से। सेबी ने बोला मिनिमम 90% अगर आपका सब्सक्रिप्शन हुआ तो ही आप अलॉटमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, अदरवाइज पूरा पैसा रिफंड कर दीजिएगा। इस सिनेरियो में क्या होता है, कंपनी को डर है कि 90,000 शेयर्स मेरे सब्सक्राइब नहीं होंगे। उस सिनेरियो में क्या होगा, पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा, कंपनी फ्लोट नहीं कर पाएगी। उस सिनेरियो में यहाँ पे आ जाते हैं अंडर राइटर्स। अब अंडर राइटर्स लोग है ना, अंडर राइट करके देते हैं कि आपका इतना शेयर्स अगर सब्सक्राइब नहीं हो पाया तो हम सब्सक्राइब कर लेंगे। तो हम सब्सक्राइब कर लेंगे। अब इसके अंदर सपोज क्या है कि हमको लगा 60,000 शेयर्स तो पक्का मेरा सब्सक्राइब हो जाएगा, 30,000 का डाउट है। तो हम क्या बोलेंगे, भाई तुम 30,000 के लिए अंडर राइट कर लो मेरा शेयर्स। मतलब क्या हुआ कि अगर पब्लिक ने 60,000 शेयर सब्सक्राइब कर लिया और 30,000 सब्सक्राइब नहीं हुआ तो रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अंडर राइटर्स लोग क्या करेंगे, ये 30,000 शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये 30,000 शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेंगे। और फिर बाद में क्या होता है, इसके बदले ये लोग कमीशन ले लेता है कंपनी को, और जब कंपनी फ्लोट हो जाती है तो ये शेयर्स किसी और को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। अंडर राइटिंग क्यों करना पड़ता है तुम लोग को समझ आ गया होगा। आगे देखो, डिस्काउंट ऑन इशू। कोई भी सिक्योरिटीज इशू करे उस पर अगर डिस्काउंट दिया, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। ये चीज याद रखना, हम लोग शेयर्स को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिबेंचर्स को डिस्काउंट में इशू किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे एनी सिक्योरिटीज लिखा है। ठीक है, तो उस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं। आगे देखो, फॉर प्रोवाइडिंग द प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और ऑन डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। तो तुम लोग को उस दिन बताया था ना कि प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिबेंचर्स रिडीम होता है, मतलब वो पैसा वापस होगा उनको। उस सिनेरियो में हो सकता है ना कि किसी ने अगर सपोज 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा था, तो उस टाइम हम बोलते हैं कि जब तुम लोग को रिडीम होगा ना, तो 100 के बदले हम 102 रुपया देंगे। तो 2 रुपया एक्स्ट्रा प्रीमियम पे जो हम दे रहे हैं ना पैसा, वो प्रीमियम का खर्चा हम लोग यहाँ से सह सकते हैं, इससे राइट ऑफ कर सकते हैं। और बाकी ये बाईबैक ऑफ ओन शेयर्स, बाईबैक भी बताया था क्या होता है, कंपनी खुद के शेयर्स को खरीद लेती है वापस से। ठीक है ना, एक बार ये पांचों पॉइंट देखो, कोई डाउट या कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर नहीं समझ आए तो पूछ लो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलो, एक क्वेश्चन आया कि सर कंपनी बोनस इशू क्यों करती है। तो बोनस इशू करने का बात क्या है, देखो
रीजन बता दे रहे तुम लोग को। सबसे मेन रीजन क्या होता है बोनस इशू करने का? सपोज सपोज कोई शेयर का दाम बढ़ बढ़ के मार्केट में 4,000 रुपया हो गया, मतलब एक शेयर 4,000 रुपया का हो गया। अब हर आदमी ना इस शेयर को खरीद नहीं सकेगा, हर आदमी इस शेयर को खरीदना नहीं चाहेगा, ठीक है? तो इससे क्या होता है, रिटेल पार्टिसिपेशन कम हो जाता है शेयर होल्डर्स का। मतलब क्या हुआ, जो रिटेल शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो लोग इसको कम खरीदते हैं, तो उसके वजह से इसका डिमांड कम हो जाता है। डिमांड कम होने का मतलब क्या हुआ, इसका प्राइस जल्दी से और इंक्रीज नहीं होगा, इसका प्राइस जल्दी से और इंक्रीज नहीं होगा। इस टाइम कंपनी क्या करेगी पता है, 1:4 का बोनस दे देगी। 1:4 का बोनस दे देगी, मतलब जिसके पास एक शेयर है ना, उसके पास अब 5 शेयर्स हो जाएंगे, उसके पास अब 5 शेयर्स हो जाएंगे। जिसके पास एक शेयर है उसके पास अब 5 शेयर हो जाएगा। पहला एक था, 1:4 मतलब क्या हुआ, हर एक के बदले 4 शेयर इशू किया जाएगा, हर एक के बदले 4 शेयर इशू किया जाएगा। इससे क्या होगा, तुम लोग को अभी बताया कि बोनस इशू करने से शेयर होल्डर्स का वर्थ, नेट वर्थ बढ़ता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता ये समझो। जिसके पास पहले एक शेयर था, उसके पास 4,000 रुपया था, 4,000 का एक शेयर था। अब उसके पास 5 शेयर है ना, लेकिन ये पैसा 4,000 ही रहने वाला है। मतलब मतलब हुआ कि इस शेयर का दाम गिर के 500 रुपया हो जाएगा, सॉरी 800 रुपीज हो जाएगा। देखो, ये शेयर का दाम गिर के 800 रुपया हो जाएगा। अब मेरे को बताओ, कोई आदमी ये शेयर 4,000 रुपया देख के नहीं खरीद रहा था, लेकिन कंपनी अच्छी थी। अब जब इसका दाम 800 हो गया है, तो शेयर होल्डर लोग इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं होंगे खरीदने के लिए? बोलो, है ना? दिस इज द रीजन कि कंपनीज है ना बोनस शेयर्स इशू करती है। ठीक है, तो अब आई होप तुम लोग को समझ आया होगा बोनस से क्या होता है कि शेयर का प्राइस मार्केट में रिड्यूस हो जाता है, लेकिन लॉस किसी को नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ गया, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ गया। लेकिन इससे क्या होगा, रिटेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाता है मार्केट में। उससे क्या होगा, ये शेयर का दाम और इंक्रीज होने लगता है फिर, क्योंकि लोग सब खरीदना चाहते हैं। इसके अंदर सब डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, लोग सब खरीदना चाहते हैं, तो उस सिनेरियो में क्या होता है, इसका दाम इंक्रीज होते रहता है फिर। ठीक है, सबको समझ आया होगा बोनस क्यों इशू करती है कंपनी, मेन रीजन फॉर इशूइंग बोनस। आगे आओ, आगे क्या देखो, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। चलो, shares may be issued for consideration other than cash, say for purchase of assets or business, or for services taken from promoters or underwriters. When such shares are issued, they are shown under the main head shares capital and subheads issued capital and also subscribed capital in the notes of accounts. उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद हम लोग को एक लाइन लिखना पड़ता है, with other shares by way of note as। देखो, हम लोग को नोट देना पड़ेगा, out of the above equity या preference shares, इतना प्रेफरेंस, इतना शेयर्स या इतना रुपया का शेयर्स have been paid up, issued in pursuant to contract for consideration other than cash। मतलब क्या है कि अगर शेयर कैश को छोड़ के कोई और वे में, हो सकता है हम लोग कुछ असेट परचेज किए होंगे, उसको बोलेंगे भाई तू कंपनी का शेयर ले ले। हो सकता है अंडर राइटर लोग को जो कमीशन दे रहे हैं ना, उसको हम बोलेंगे तुम कमीशन के बदले शेयर ले ले। ठीक है, हो सकता है प्रमोटर से कुछ सर्विस लिया होगा हम लोगों ने, उसमें हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि एक काम कर भाई तू शेयर्स ले ले। तो वो सब सिनेरियो के अंदर क्या है, वो सब सिनेरियो के अंदर में हम लोग को ये लाइन अलग से लिखना पड़ता है उधर में नोट्स टू अकाउंट्स में, कि आउट ऑफ द अबव इक्विटी शेयर्स, इतना रुपया का सो एंड सो पेड अप शेयर कैपिटल हैव बीन इशूड टू परसुएंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट अदर देन कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है,
आगे देखो, इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ असेट और बिजनेस। ठीक है, देखो, sometimes a company issues its shares in consideration for purchase of an asset or business. In this case, assets are debited and liabilities are credited along with vendor. If the purchase consideration is more than the value of net assets, the difference is debited to goodwill account, and if the purchase consideration is less than the net value of the assets, the difference is credited to capital reserve. ये इसमें आता है, इसमें नहीं, ये इसमें आता है, इसमें नहीं। ठीक है, देखो, जब असेट परचेज करेंगे तो एकदम सिंपल होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये हो जाएगा हम लोग का पीसी। पीसी का मतलब हुआ परचेज कंसिडरेशन, कितना रुपया में हम लोग वो असेट खरीद रहे हैं। उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे। अच्छा, ये एंट्री का अलग से यहाँ पे एंट्री, रुको, इसका अलग से यहाँ पे एंट्री है, ये यहाँ पे नहीं लिखते। ठीक है, जब शेयर्स हम लोग परचेज करते हैं वेंडर से तो ये एंट्री होती है। उसके बाद देखो, जब बिजनेस परचेज करे, तो अगर अपने किसी का बिजनेस परचेज करते हैं ना, उस सिनेरियो में क्या होता है, अपने पास असेट्स एंड लायबिलिटीज आ जाती है उस बिजनेस की, अपने पास असेट्स एंड लायबिलिटीज आ जाती है उस बिजनेस की, राइट। तो अपने क्या एंट्री करेंगे, असेट्स अकाउंट डेबिट, असेट को डेबिट कर दो, अपने पास असेट आ रहा है तो, टू लायबिलिटीज अकाउंट, टू लायबिलिटीज अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट, जो भी कंपनी है उसका नाम दे दो या तो, ठीक है, जो भी कंपनी है उसका नाम दे दो या तो। अच्छा, इसके अंदर अब क्या है देखो, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसके अंदर क्या है ये देखो, इस सिनेरियो में क्या हो सकता है ना, इस सिनेरियो के अंदर हो सकता है कि हम लोग नेट असेट से पैसा बेसी दे रहे हैं या कम दे रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, मतलब जो अपने पास नेट असेट्स आ रहा है ना, नाटो नेट असेट्स टेकन ओवर, इट माइट बी मोर देन पीसी और इट माइट बी लेस देन पीसी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पीसी का मतलब क्या होता है, पीसी का मतलब होता है नेट असेट, नेट असेट, सॉरी, पीसी का मतलब वो कितना रुपया में खरीद रहे हैं, नाटो का मतलब वो नेट असेट, असेट माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, अब सपोज करो किसी का नेट असेट है सपोज 1 करोड़ रुपया का, ठीक है, उसका बिजनेस हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो में हो सकता है हम लोग उसको 90 लाख में खरीद ले, और हो सकता है हम लोग को 105 लाख रुपया में खरीदना पड़े, मतलब 1.05 करोड़, है ना, 1 करोड़ 5 लाख रुपए में खरीदना पड़े। तो इधर में तुम लोग देखो, 1 करोड़ का सामान, 1 करोड़ का सामान हम लोग हो सकता है 90 लाख में खरीद ले, मतलब कम में खरीद ले, हो सकता है हम लोग ज्यादा में खरीद ले। तो कम में अगर खरीद रहे हैं तो हम लोग का तो देखो प्रॉफिट हो रहा है ना, अगर 1 करोड़ का सामान हम लोग 90 लाख में खरीदेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। हो रहा है। तो इस सिनेरियो में जो डिफरेंस है ना, वो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है, वो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है, टू कैपिटल रिजर्व। In this case, capital reserve will be NATO minus PC, NATO minus PC। अच्छा, इस सिनेरियो में देखो हम लोग
1 करोड़ का सामान के लिए 1.05 करोड़ दे रहे, मतलब 5 लाख एक्स्ट्रा दे रहे। तो एक्स्ट्रा क्यों दे रहे होंगे, कोई बता सकता है? गुडविल। यस, वेरी गुड। एक्स्ट्रा पैसा दे रहे अपने उसको गुडविल का, तो हम लोग यहाँ पे गुडविल को डेबिट करेंगे। तो एक चीज समझो, ये दोनों ना साथ में कभी नहीं होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा। देख लो, इन दोनों में से एक ही चीज होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा। देखो समझ आया ये वाला एंट्री तुम लोग को? ठीक है ना? अब क्या है, अब इसको पैसा देना है वेंडर को। अब इस वेंडर को अपने को पैसा देना चाहिए। यहाँ पे देखो, ऑन इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स कैन बी इशूड एट पार और प्रीमियम। शेयर्स कैन बी इशूड एट पार और प्रीमियम, यहाँ पे भी वैसा ही है ना? तो अगर नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कैसे निकालेंगे हम लोग? परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ अ शेयर। परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ अ शेयर, ये अभी समझा देगा तुम लोग को। आगे देखो, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, वेरी इजी। वेंडर को जो पैसा देना उसके लिए उसको डेबिट करो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करके खत्म करो। अच्छा, वेंडर को जो पैसा देना अगर प्रीमियम पे देना तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिंपल सिंपल। सपोज यही वाला एंट्री का अपने बात करते हैं, ठीक है? अपने को 1.05 करोड़ रुपीस पेमेंट करना है। 1.05 करोड़ रुपीस पेमेंट करना है। ये शेयर्स हम लोग इशू कर रहे हैं इन लोग को, फेस वैल्यू विल बी 100 रुपीज एंड प्रीमियम विल बी रुपीज 5। मतलब इशू प्राइस कितना हो जाएगा? देखो इनका 105 रुपया। 100 का शेयर दे रहे, 5 रुपया प्रीमियम लगा के 105 रुपया। अब इस सिनेरियो में आ जाओ, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड विल बी 1 करोड़ 5 लाख डिवाइडेड बाई 105, मतलब हो गया 1 लाख शेयर्स। तो हम लोग 1 लाख शेयर इनको इशू कर रहे हैं, 100 रुपए का जिसका नॉमिनल या फेस वैल्यू है 105 रुपए में, मतलब 5 रुपए का प्रीमियम। तो वेंडर अकाउंट डेबिट तो 1.05 CR हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 CR हो जाएगा, और यहाँ पे 0.05 CR हो जाएगा, मतलब 5 लाख हो जाएगा। कैसे आया ये? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई फेस वैल्यू 100, ये अमाउंट आ गया। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई फेस वैल्यू 100, ये अमाउंट आ गया। और यहाँ पे देखो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 5 रुपीज, तो ये अमाउंट आ गया। तो चलो, आई होप तुम लोग को ये भी समझ आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो इसके अंदर। कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप अपने आज अपने यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट डे अपने ना थोड़ा सा कॉल इन एरिया करेंगे, और उसके बाद सम्स करेंगे सीधा। जो बाद वाला जो टॉपिक है ना, उसे बाद में पढ़ेंगे। एक बार में सारा टॉपिक पढ़ने से क्या ज्यादा हो जाता है। एक बार कॉल इन एरियर वाला टॉपिक पढ़ लेंगे ना, उसके बाद अपने एक दो सम कर लेंगे।
उससे क्या अपने को इजी हो जाएगा, थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, तुम लोग पूरा रिवाइज करके आना, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे अपने। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय बाय, टेक केयर। कोई डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से व्हाट्सएप करके।